G20 की 18th मीटिंग इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे बड़ी मीटिंग पहली बार ये हो रही है और वो दिल्ली में हो रही है और उसके बारे में मैंने आज इनवाइट किया है सूद सर को बात करने के लिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा मेन जो इशू है जानने का वो है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रॉ एंड रॉ का क्या इसमें रोल है, उसकी सिक्योरिटी को लेके क्या सच में सिक्योरिटी थ्रेट इतना ज्यादा है। नमस्कार देखिए, सूद सर, हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर आप मुझे बताइए कि रॉ का आखिर में इस पे जो सिक्योरिटी है क्या कोई सच में थ्रेट है और रॉ का रोल क्या है वहां पे। देखिए, ऐसा है, जो भी बड़ी इवेंट होती है, इवन छोटी इवेंट होती है, उसमें हमेशा सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है। सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट रहता है, यहाँ पे उस पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 20 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, साथ में कुछ और इन्वाइटीज हैं, 8 या 10 कंट्री से वो भी आ रहे हैं, फिर कुछ और लोग इंपॉर्टेंट आ रहे हैं यहाँ पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो सिक्योरिटी का इशू तो है। ये सिर्फ नहीं कि इंडिया के अंदर ये सिक्योरिटी का इशू होता है, जहां पे भी ऐसी मीटिंग्स होती है वहां पे सिक्योरिटी का इशू होता है और उस पर स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। इसीलिए जब इंडिया के अंदर होस्ट की जा रही है G20 समिट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। और इसके अंदर जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस का मेन रोल है, इसके साथ जो हमारी दूसरी एजेंसीज है सिक्योरिटी की, उनका रोल है, और स्पेसिफिक रोल पड़ता है आईबी और रॉ का, जो पीछे से काम करते हैं। आईबी इंटरनल थ्रेट्स को चेक करता है और रॉ बाहर से जो थ्रेट होते हैं उसको एस्पेक्ट करता है, उसको चेक करता है। और ये यहाँ पे जब मीटिंग हो रही है, इससे कुछ दिन पहले से रॉ के अंदर, आईबी के अंदर, बाकी सब जगह में कंट्रोल रूम खोल दिए जाएंगे। 24 घंटे वहां पे नजर रखी जाएगी। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या कोई टेररिस्ट इंडिया के अंदर तो नहीं आ रहा, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या किसी कंट्री का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर हाथ हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के बारे में आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टेररिस्ट भेज सकता है ऐसी इवेंट को भी डिस्टर्ब करने के लिए, चाहे उसका अपना सत्यानाश हो जाए। तो इसके अंदर सबका रोल है। बार बार धीरे धीरे बात करेंगे कि रॉ का क्या रोल है, रॉ कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, रॉ किस तरीके से प्रोवाइड करता है सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी एजेंसीज को चाहिए, सिक्योरिटी के लोगों को चाहिए, और अगर कोई थ्रेट लगता है तो रॉ उसको कैसे टैकल करने की कोशिश करता है। सर इसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगी, उससे पहले छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं जानना चाहती थी कि G20 होने का क्या मतलब होता है और अगर किसी कंट्री में G20 हो रहा है तो उस कंट्री पे क्या असर पड़ता है। देखिए, G20 ये बहुत बड़ी, हाँ, और भी सब चीजों को लेकर के। देखिए, G20 बहुत बड़ी इवेंट है। बड़ी बड़ी 20 जो कंट्री है वर्ल्ड की, वो यहाँ पे आती हैं, ट्रेड डिस्कस करती हैं, और जो दूसरे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है उनको भी डिस्कस किया जाता है। जो मेन एम्फेसिस होता है वो ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर होता है। और यहाँ पे जितनी कंट्रीज आ रही हैं, आप देखिए, यूएस आ रहा है, यूके आ रहा है, रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और जिस कंट्री में होस्ट होती है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आएंगे, उनको यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, डिफरेंट कुजीन खिलाई जाएंगी, डिफरेंट जगह दिखाई जाएंगी, तो उससे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट होते हैं और अपनी कंट्री में जाके बताते हैं कि वहां पे गए, हमें इंडिया ने कैसे ट्रीट किया। और उसके साथ साथ इंडिया की ट्रेड बढ़ती है, साथ में इंडिया का बिजनेस बढ़ता है, साथ में इंडिया का टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, यूके और फ्रांस के अंदर अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे वहां पे बड़े बड़े लाइनें लगी होती हैं किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पे जाने के लिए, और उनको जो मेन इनकम आती है वेस्टर्न कंट्रीज को, वो आती है टूरिज्म से, या उनकी जो डिफेंस से ऊपर आती है, इसी पे उनकी इकोनॉमी बेस्ड होती है। और अगर इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ता है, अभी जैसे इंडिया के अंदर टूरिज्म की काफी कमी थी, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे मंदिर बनाए गए, सड़कें बनाई गई, रोड्स बनाए गए, रेलवे ट्रैक भी बनाए गए, और फास्ट ट्रेन बनाई गई, साथ में एरोप्लेन की कनेक्टिविटी दी गई। इससे टूरिज्म फैलने लगा। और इंडिया के अंदर जो मेन टूरिज्म है वो है आपका रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे खूबसूरत मंदिर हैं, और उनकी खूबसूरती या उनकी हिस्ट्री पूरा वर्ल्ड जानना भी चाहता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को ये चीजें दिखाई नहीं गई या वो देख नहीं पाए हमारे दूसरी जगह में ऑक्युपाई होने की वजह से। तो एक इसका जो G20 का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा, वो हमारा अट्रैक्शन होगा टूरिज्म की तरफ, इंडिया के खाने की चीजों के ऊपर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुजीन बहुत सारी हैं, बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं इंडिया के अंदर, और लोग इसको बड़े स्वाद से देखते हैं। मैं लंदन में था तो वहां पे कई बार कोई ब्रिटिशर आ जाते थे, तो आकर के वो कहते थे कि हम आपकी करी खाना चाहते हैं। तो ये जो एक जीत समिट हो रही है, इससे आप देखिएगा कि हमारी कितनी प्रोग्रेस होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। कुजीन की बात आपने किया तो मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि जितना भी कुजीन होगा वो ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है उनका होगा, बट इट इज गोइंग टू बी वेजिटेरियन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक अट्रैक्शन होगा फॉरेन डेलीगेट्स के लिए जब वो यहाँ पे आएंगे, कि उनको यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टेट जितने भी है उनको वेज कुजीन मिलेगा खाने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली, सर मैं जानना चाहती हूँ कि
बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन हो रहा है और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, सब कुछ हो रहा है। मगर दिल्ली मेट्रो पे अभी कुछ ग्राफिटीज जो है रातों रात निकल के आ गई थी कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। तो ये क्या है, मतलब ये किसका हाथ आपको लगता है इसमें हो सकता है? देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं। वैसे खालिस्तान उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन टोटल जो इवेंट है वो या उनकी जो एफर्ट थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। लेकिन कुछ यहाँ पे शरारती तत्व, उन्होंने मेट्रो के ऊपर जाकर के स्लोगन लिख दिए, उनको मिटा दिया गया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है। अभी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट सामने नहीं आया। सिक्योरिटी का एस्पेक्ट सामने आएगा 1 या 2 दिन के अंदर, और पूरी जगह सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारी पुलिस के ऊपर, हमारी एजेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। और ये जो लोगों ने यहाँ पे स्लोगन लिखे, 2 आदमी थे, एक पकड़ा गया, एक के पकड़े जाने की उम्मीद है। तो बेसिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दीवार पे जाके कोई भी कहीं लिख सकता है, क्योंकि सब जगह इस दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस तो तैनात नहीं है। पुलिस जो स्पेशल अटेंशन दे रही है वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर दे रही है, लेकिन अब मेट्रो के ऊपर भी स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। दिल्ली के अंदर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया जाएगा, यानी कि सबकी छुट्टी कर दी गई है, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली के अंदर, जहां पे हमारी G20 की समिट होनी है और जहां पे होटल्स हैं, जहां पे फॉरेन गेस्ट ठहरेंगे, लेकिन मेट्रो चलेगी दिल्ली के अंदर। और उसके पूरे ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और मेट्रो के ऊपर भी स्पेशल अटेंशन दी जा रही है कि यहाँ पे कोई लोग गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें, और जो गड़बड़ी करेगा भुगतेगा। अभी जैसे एक लोग पकड़ा गया, दूसरे को पकड़ने जाने की उम्मीद है। और ये जो ऐसे लोग काम करते हैं, वो देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं से या पैसे मिलते हैं या वो मिसगाइडेड होते हैं। पनिशमेंट उनको जरूर मिलेगी। जो जिन्होंने इवेंट खराब करने की कोशिश की है, उनको बड़ी हैवी पनिशमेंट दी जाएगी। राइट सर। अब एक चीज मुझे और बताइए कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो यहाँ पे आ रहे हैं, और उनके साथ में भी एक कंट्रोवर्सी भी उनके साथ में आ रही है अबाउट ऑल द कार्स दैट ही इज गोइंग टू कैरी विद हिमसेल्फ फ्रॉम अमेरिका। करीब मेरे ख्याल से 60 कार्स के बारे में है, और दिल्ली पुलिस ने शायद ऑब्जेक्ट किया है कि 60 कार्स आप लेकर नहीं आ सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ये दिल्ली पुलिस की बात मान लेगा? देखिए, ऐसा होता है कि ये कोई दिल्ली पुलिस के कहने से कुछ नहीं होगा। यूएस का एक अपना सिस्टम है, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट जाते हैं, उनके स्पेशल सिक्योरिटी के लोग जाते हैं, स्पेशल उनकी गाड़ियां जाती हैं, और स्पेशली जो दूसरी चीजें वो भी जाती हैं। और बहुत सी गाड़ियां तो उनकी शायद दिल्ली पहुंच भी चुकी होंगी, और बाकी भी आएंगी। दिल्ली पुलिस को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, यहाँ पे 30 के करीब हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, तो हर एक को जगह में पहुंचना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की एंटूरेज होगी। और देखिए, जो भी हमारे लोग जाएंगे यहाँ पे, अगर अपनी गाड़ी नहीं भी लेके आते तो कम से कम 10 से 15 गाड़ियां तो हर एक के साथ जाएंगी जाएगी। सिक्योरिटी गाड़ियां जाएंगी, एम्बुलेंस जाएगी। लेकिन यूएस को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बाइडन बहुत बड़ी या सबसे बड़ी कंट्री के मालिक हैं, और उनका एक अपना सिस्टम है। कहीं भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी पूरी साथ में जाती है। लेकिन एक बात है कि किसी भी सिक्योरिटी वाले को आर्म्स लाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि उनके जो कमांडोज हैं उनके साथ रहते हैं। आर्म्स लाने की जो परमिशन किसी को नहीं दी जाती है, सिर्फ आर्म्स होते हैं जो हमारे होस्ट कंट्री उसके सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के पास, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। जो इनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, लेकिन उनकी कंट्री है, उनके सिक्योरिटी के लोग इनके अपने लोगों की खास ख्याल रखते हैं, केयर रखते हैं, और जरूरत भी है। और क्योंकि जो बाइडन इस टाइम पे सबसे ज्यादा उनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, सबसे ज्यादा उनको थ्रेट है, इसीलिए उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। तो सर एक चीज मुझे बताइए कि इतनी सारी कंट्रीज के 20 कंट्रीज के लोग वहां पे आ रहे हैं, ऑल द हेड्स आर कमिंग, तो उनको जो ठहराने का इंतजाम है वो क्या एक जगह क्लस्टर में होता है या अलग अलग दूर दूर होता है? और अगर दूर होता है तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, ऐसा है कि इनके साथ बहुत बड़ी एंटूरेज आती है इनकी। अकेले ऐसा नहीं कि जो बाइडन आ रहे हैं, जब पीएम मोदी जाते हैं तो उनके साथ भी 50, 60, 100 लोग जाते हैं वहां पे। तो अब जब ये आ रहे हैं, इनके पास बहुत से लोग हैं, और 400 के करीब इनके साथ लोग आ रहे हैं, और इसीलिए इनके लिए 400 रूम बुक किए गए हैं, और इनको अलग अलग होटलों में रखा जाएगा। जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट हैं मोस्टली उनको होटल में रखा जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत से होटल्स हैं, जैसे ITC मौर्या, ताज पैलेस, ताजमहल, द ओबराय, द लोधी, द इंपीरियल, ब्ली मेरिडियन, शंग्रीला इरोस, हयात रिजेंसी, लीला पैलेस। ये सब जगह में 7 से 11 तरीके तक इनकी बुकिंग कर दी गई है। और होता क्या है कि जहां तक पॉसिबल हो, हर एक हेड ऑफ स्टेट को अलग ठहराया जाता है, क्योंकि उनके पास उनका पर्सनल स्टाफ भी होता है, सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं, सिक्योरिटी की जरूरत भी होती है, और सारे होटलों को खाली करा दिया गया। इवन एरो सिटी, वहां पे भी होटल बुक कर दिए गए। तो इनको सबको अलग अलग होटल में ठहराया जा रहा है। लेकिन एक मैं बताऊं आपको बात, कि एक 2020 के अंदर क्लाइमेट की मीटिंग हुई थी यूके के अंदर, और जब वहां पे मीटिंग हुई मैंने, तो उसके अंदर
जितने भी हेड, चूंकि छोटी जगह में हुई थी, ब्रिटेन की मेन सिटी में नहीं हुई थी, तो उनके पास जितने भी लोग थे, हेड्स ऑफ स्टेट थे, उनको ज्वाइंट करके ठहराया गया। जैसे 2 हेड्स ऑफ स्टेट को अलग होटल में ठहरा दिया गया, 2 को अलग ठहरा दिया गया। सिर्फ 2 हेड्स ऑफ स्टेट थे जिनको सेपरेट होटल दिए गए, उनके इंपॉर्टेंस की वजह से। एक थे यूके के यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और दूसरे थे पीएम मोदी। और इनको स्पेशल परमिशन दी गई कि उन्होंने कहीं मीटिंग करनी है, तो उसके लिए इनको पूर्व परमिशन दी गई थी कि आपने यहाँ से जाना है, आपको सब वो दिया जाएगा। और इसके ऊपर सबने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा थ्रेट में रहते हैं और जो बाइडेन के ऊपर तो थ्रेट है ही। लेकिन उस टाइम पे टर्किश जो प्रेसिडेंट थे, उनको वो नाराज हो गए कि मेरे को अलग होटल में क्यों ठहराया, और वो मीटिंग छोड़ के चले गए, यानी कि जल्दी चले गए। लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ा, ना यूएस ने ऑब्जेक्शन उठाई, ना फ्रांस ने, ना यूके ने, ना जर्मनी ने। लेकिन पीएम मोदी की आज इमेज है, उनकी पोजीशन है, इसी की वजह से उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। पीएम मोदी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा थ्रेटन्ड है जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, और इसीलिए उनको स्पेशल स्पेस दी जाती है, उनको स्पेशल पोजीशन दी जाती है। Now coming back to the most important point, सूद सर, जिसको मैंने अभी बोला था, मैं बात करना चाहती हूँ रॉ का रोल क्या है, क्योंकि थ्रेट तो है। क्या ये थ्रेट चाइना से और पाकिस्तान से है या सम अदर वे है, और उसमें रॉ का क्या रोल है कि रॉ कैसे उस चीज को हैंडल करती है, या वो देखिए ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि थ्रेट किसी कंट्री से स्पेसिफिक नहीं होता। थ्रेट जनरल जो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनसे होता है। पाकिस्तान में बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हैं, और साथ में इस टाइम पे रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि मेन जो थ्रेट होता है बाहर से आता है। इंटरनल थ्रेट देखने के लिए हमारे पास आईबी बैठी है, और जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईपी, पीकेएफ या जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन की होती है आईबी ने, इवन रॉ ने। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, और उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो कोडेड वर्ड में हमको भेज दीजिए। और वो इन्फॉर्मेशन जब रॉ के हेडक्वार्टर से बाहर से आती है तो उसको शेयर की जाता है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद उनको जो एजेंसीज यानी कि पुलिस या बाकी लोगों को शेयर की जाती है। और इस टाइम पे जितने भी रॉ के यूनिट्स है वो एक्टिव है फॉरेन के अंदर। और बात क्या होती है कि साथ में ऐसे इवेंट के लिए जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं आपस में कोऑपरेट करती हैं, जैसे ब्रिटेन की MI6, यूएस की CIA, रशिया की KGB, आपके इजराइल की मोसाद, और जितने भी ऐसे लोग हैं, इनकी इंफॉर्मेशन इनके पास जब होती है तो वो शेयर करेंगे रॉ से या हमारी गवर्नमेंट से, और वो इंफॉर्मेशन पास करके यहाँ दे दी जाती है अगर उनको थ्रेट लगता है किसी भी तरीके से। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि 2015 में G20 की समिट हुई थी टर्की के अंदर। पीएम मोदी अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे 1 साल पहले, शायद ये नवंबर 2015 की बात है। तो पीएम मोदी को उस टाइम पे सबसे ज्यादा थ्रेट था। पीएम मोदी गए, उनके साथ रॉ के लोग थे, रॉ के कमांडोज थे, उनके साथ एसपीजी के लोग थे, साथ में अजीत डोभाल भी वहां गए थे। जो पहला घेरा होता है सिक्योरिटी का, वो एक्चुअली उनके अपने लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद वहां पे लोकल एजेंसी यानी कि टर्किश पुलिस, उनकी सिक्योरिटी होती है। उसके साथ साथ MI6 ब्रिटेन, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। उसके साथ जो इजराइल की मोसाद है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और सब एजेंसीज उस टाइम पे पीएम मोदी के ऊपर वॉच रख के बैठे हुए थे। पीएम मोदी पे स्पेशल अटेंशन थी, और साथ में एयरपोर्ट पे 2 प्लेन्स रखे गए थे, एक अंकारा में, एक और जगह में, ताकि अगर कोई दिक्कत हो एक जगह में तो दूसरे प्लेन में मोदी को सेफ गार्ड कर लिया जाए। और पीएम मोदी के लिए इसलिए रखा गया था कि उनको उस टाइम पे सबसे ज्यादा थ्रेट था वर्ल्ड में, और इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प लेके एक मदद की जाती है। और फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, तो इंफॉर्मेशन शेयर करके वो सबको बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि आज जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, फ्रेंडली कंट्रीज के लीडर्स हैं, और हर एक की ड्यूटी बनती है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पास की जाती है रॉ को, और रॉ उस इंफॉर्मेशन को असेस करके माइन्यूटली चेक करके उसको एजेंसीज को देता है, यानी कि जो पुलिस है उसको देगा, या हमारे जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं उनको शेयर की जाती है। और इसके साथ साथ जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर रॉ की इन्फिल्ट्रेशन होती है, उनसे भी रॉ इन्फॉर्मेशन लेता है। साथ में इनकी मॉनिटरिंग चलती रहती है बहुत सी जगह में, और आंख रखी जाती है सबके ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। जितने भी लोग फॉरेन से आ रहे हैं उन पर भी नजर रखी जाती है, कहाँ कहाँ कौन ठहरा। तभी आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जितना भी एरिया है जहाँ पे मीटिंग हो रही है, सारे होटल्स को खाली करा लिया गया, और वहां पे 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है, ऑफिस की, स्कूल्स की, सबकी। और साथ में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी किसी की भी, सिर्फ यहाँ पे VVIP की मूवमेंट होगी, ताकि बीच में कोई गलती ना हो सके, कोई बीच में इंटरफेयर ना कर सके। सिर्फ मेट्रो चलाने की परमिशन दी गई है, क्योंकि मेट्रो मोस्टली अंडरग्राउंड रहेगी, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली के अंदर। तो इस तरीके से पूरी सिक्योरिटी की जाती है। सिर्फ ये इवेंट नहीं है, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गई, सब में इसी तरीके से ख्याल रखा जाता है।
और जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ ये इवेंट हो रही है, इसके लिए आपके पास कोई इनपुट हो तो हमसे शेयर किए, और वो शेयर करते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि शेयर करके लोगों को बचाया गया। कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बचे हैं रॉ की इन्फॉर्मेशन से। कम से कम 2 इंसिडेंट तो मुझे याद है। एक बार मनमोहन सिंह को बचाया था, शायद जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो कश्मीर में चले गए थे। शेरे पंजाब जो स्टेडियम है वहां पे एक बम ब्लास्ट होना था और उनको बता दिया गया कि यहाँ पे एक काम हो रहा है, तो उस टाइम पे आर्मी ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक बार आई के गुजराल, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, 5 सिख टेररिस्ट, वो लंदन से दिल्ली आए, उनको पूरा ट्रैक किया गया, चेक किया गया। जब उनको यहाँ पे फाइनल स्टेज में असाल्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो बेसिक क्या है कि एजेंसीज हमारे हमेशा अलर्ट रहती है ऐसे इंसिडेंट के टाइम में, ऐसी सिचुएशन में। और जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो एजेंसीज भी स्ट्रांग होती हैं। और मुझे लगता है कि हम इस टाइम पे पूरे, हाँ बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ढीली है तो क्या करेंगे। मनमोहन सिंह के टाइम में आप देखिए जगह जगह में आपके बम ब्लास्ट होते थे पूरे इंडिया के अंदर, ये कुछ करते ही नहीं थे। जब आप उनकी डायरेक्शन नहीं देंगे, उनकी बात सुनेंगे तो क्या करेंगे। देखिए एजेंसीज का काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप उनके इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, तो एजेंसीज आपके साथ और एक्टिव हो जाएंगी। जब आप उनको कहेंगे कि आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप देखिए कि पंजाब से, पाकिस्तान से एक ट्रेन आई, ट्रेन के अंदर कुछ टेररिस्ट थे जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, वो टेररिस्टों को छोड़ दिया गया। ये बात है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम भी, यानी कि कांग्रेस के टाइम की बात है। लेकिन किसी और को फंसा दिया गया, क्योंकि वहां पे कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लोग हिंदू टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ पे हिंदू टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, आप जानते हैं ना सारी बात। तो इन उस टाइम पे आप क्या करेंगे, क्या हमारी एजेंसीज काम करेंगी। लेकिन जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो एजेंसी स्ट्रांग होती है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो आर्मी स्ट्रांग होती है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो लोग स्ट्रांग होते हैं। करेक्ट। फ्री हैंड देना एजेंसीज को बहुत जरूरी है बाय द गवर्नमेंट, नहीं तो इतनी इम्पोर्टेंट जो रोल होता है एजेंसीज का हमारी सिक्योरिटी को लेके, हमारे देश को लेकर के, देश की जनता है, आप कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता है, मगर उसमें भी जान है। और पहले जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ करती थी, कितनी सारी जाने जाती थी एंड कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाद में हमको तो लगता है कि सर जैसे हम यूज्ड टू हो गए थे, इसके रोज एक न्यूज आती थी, रोज कुछ होना कुछ होता रहता था। और मुझे लगता है अब इस समय जो लोग हैं वो पीएम मोदी की वजह से बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हैं, और उनको पूरा विश्वास है कि वो अगर कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पे उनके साथ में कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल, नहीं वही चीज रहती है ना, अगर आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सही बात, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर। और मेरी क्यूरियोसिटी बहुत जबरदस्त थी रॉ को लेकर के कि रॉ का क्या रोल है G20 के उसमें, क्योंकि ये हमारी कंट्री में चीजें हो रही है, तो क्या इनपुट्स आते हैं रॉ की तरफ से, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग सर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।